हेलो एवरीवन। आज हम इस ई व्याख्यान के माध्यम से दिल्ली की सल्तनत की प्रथम महिला शासक रज़िया सुल्तान के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा। तो आइए हम देखते हैं रज़िया सुल्तान का शासन किस तरीके से रहा। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र नासिरुद्दीन महमूद उसका योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध होता, परंतु 1229 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु हो जाने की वजह से इल्तुतमिश को तभी से अपना उत्तराधिकारी चुनने की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। उसका दूसरा पुत्र फिरोज आलसी और विलासी था तथा उसके अन्य पुत्रों की आयु कम थी। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने अपनी योग्य पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी चुना। ग्वालियर पर आक्रमण करने के अवसर पर वह रज़िया को शासन की देखभाल करने के लिए राजधानी दिल्ली में छोड़ गया, और जिस कुशलता से रज़िया ने उस कार्य की पूर्ति की, उससे वह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि ग्वालियर से वापस आने पर उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टका पर उसका नाम अंकित करा दिया, रज़िया का नाम अंकित करा दिया। इस अवसर पर उसके कुछ अमीरों ने रज़िया के स्त्री होने के नाते उसका विरोध किया, परंतु इल्तुतमिश ने उनको यह कहकर शांत कर दिया कि मेरी मृत्यु के पश्चात यह पता लग जाएगा कि मेरी पुत्री के अलावा मेरे पुत्रों में से कोई अन्य शासक बनने के योग्य नहीं है। ऐसा किसने कहा? इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रज़िया के बारे में कहा। प्रोफेसर के निज़ामी के अनुसार रज़िया के सुल्तान बनने से कुछ बातें स्पष्ट हुई, जैसे कि दिल्ली के नागरिकों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार सुल्तान को बनाने में भाग लिया। इस कारण सुल्ताना रज़िया को दिल्ली में रहते हुए कोई भय नहीं था और उसे दिल्ली में रहते हुए षड्यंत्र द्वारा सिंहासन से नहीं हटाया जा सकता था। दूसरा, सुल्ताना रज़िया ने यह वायदा किया कि यदि वह सफल नहीं हुई तो दिल्ली के नागरिकों को उसे हटाने का अधिकार था। इस प्रकार उसका सिंहासन पर बैठना सुल्ताना और उसकी प्रजा के बीच एक तरीका का समझौता था। तीसरी जो बात थी, रज़िया के सिंहासन पर बैठने से इल्तुतमिश की इच्छा की पूर्ति हुई। चौथी, उसके सिंहासन पर बैठने से धार्मिक वर्ग की राजनीति में असहायता प्रकट हुई, क्योंकि इस्लाम की परंपरा के अनुसार एक स्त्री का सिंहासन पर बैठना वर्जित था। इसके अलावा इससे तुर्कों की बौद्धिक उदारता प्रमाणित हुई, क्योंकि उन्होंने एक स्त्री को शासक स्वीकार कर लिया। सुल्ताना रज़िया योग्य पिता की योग्य पुत्री थी। वह मध्ययुग की अद्वितीय स्त्री थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया, और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया, और इस प्रकार इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। परंतु इसी कारण रज़िया को प्रारंभ से ही अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। सुल्तान की शक्ति और सम्मान में वृद्धि करने के लिए उसने अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन किए। उसने पर्दा त्याग दिया,
पुरुषों के कपड़े पहनकर दरबार में जाना शुरू किया, शिकार और घुड़सवारी करना प्रारंभ किया और अपनी जनता के सम्मुख खुले मुंह रजिया जाने लगी। रजिया के व्यवहार से प्रतिक्रियावादी मुसलमान वर्ग अवश्य असंतुष्ट हुआ होगा, परंतु यह उसके विरुद्ध असंतोष का मुख्य कारण नहीं था। रजिया का यह व्यवहार इस बात का प्रमाण था कि वह सुल्तान के रूप में पुरुषों की भांति कार्य करना चाहती थी और उसका स्त्री होना उसके शासन की दुर्बलता नहीं बन सकता था। रजिया का सुल्ताना होना तत्कालीन प्रांतपतियों एवं अनेक अमीरों के लिए असहनीय था। अतः उसके राजगद्दी पर आसीन होते ही बदायूं, झांसी, मुल्तान और लाहौर के प्रांतपतियों ने अपनी अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली को घेर लिया, किंतु रजिया ने कूटनीति का सहारा लिया और विद्रोहियों में फूट डलवा दी। इस प्रकार कूटनीति से उसने विद्रोह को दबा दिया तथा पंजाब, सिंध, मुल्तान तथा बंगाल के प्रांतपतियों ने रजिया का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। रजिया ने अबिसिनियाई दास जमालुद्दीन याकूत को अमीर-ए-आखूर के पद पर नियुक्त किया। इस पर उसकी विशेष कृपा थी, जिससे तुर्की सरदारों में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1240 ईस्वी में बठिंडा के सूबेदार मलिक अल्तूनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। परिणामतः रजिया उसका दमन करने हेतु बठिंडा पहुंची। बठिंडा पहुंचते ही विद्रोहियों ने उसके विश्वास पात्र जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी। इसके अतिरिक्त अल्तूनिया ने रजिया को भी बंदी बना लिया तथा इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। कालांतर में रजिया ने अल्तूनिया से विवाह करके दिल्ली पर पुनः कब्जा करने का प्रयत्न किया, जो कि असफल रहा। अंततः 12 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कुछ लुटेरों ने रजिया व अल्तूनिया की हत्या कर दी। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। आगे हम अध्ययन करते हैं रजिया सुल्ताना के मूल्यांकन के बारे में। इतिहासकार मिनहाज उज़ सिराज के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 5 माह और 6 दिन राज्य किया। दिल्ली के सुल्तान बनने वाली वह एकमात्र स्त्री थी और मिनहाज उज़ सिराज के अनुसार उसमें वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए, परंतु वही इतिहासकार उसके चारित्रिक गुणों को बताते हुए अंत में लिखता है, ये सभी श्रेष्ठ गुण उसके किस काम के थे। निसंदेह मिनहाज उज़ सिराज का उक्त कथन यह संकेत करता है कि रजिया की एकमात्र दुर्बलता उसका स्त्री होना था। कुछ इतिहासकारों ने रजिया की असफलता का मुख्य कारण रजिया का स्त्री होना बताया भी है, परंतु आधुनिक इतिहासकार इस धारणा से सहमत नहीं हैं। निसंदेह रजिया स्त्री थी, परंतु यह उसके विरोधियों द्वारा उसे नष्ट करने का एक बहाना मात्र था। सुल्ताना रजिया ने स्त्री होकर भी स्त्री होने की किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। वह योग्य, शिक्षित, दयालु, कर्तव्यपरायण, साहसी, कुशल सैनिक और योग्य सेनापति थी। वह कौशल युक्त और कूटनीतिज्ञ भी थी। वह राज्य के स्थायी हितों से अवगत थी और उनकी पूर्ति के लिए उसने निरंतर प्रयत्न किए। सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति में उसकी आस्था थी तथा उसने उन्हें स्थापित करने का प्रयत्न किया। इल्तुतमिश को अपनी पुत्री की योग्यता में विश्वास था और वह
पुत्री भी अपने पिता के विश्वास के अनुरूप सिद्ध हुई थी। तो आज हमने इस ई व्याख्यान के माध्यम से भारत की प्रथम महिला शासक सल्तनत काल की रजिया सुल्ताना के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।